हेलो बच्चों, आज जो चैप्टर हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं वो है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कम से कम इसमें एक क्वेश्चन तो आपका फिक्स है, आना ही आना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, सो इसके लिए आप परेशान बिल्कुल ना हो, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आएगा। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। बिगनिंग, देखो कोई भी एटम है, मान लो क्या है वो एक्स एटम है। ठीक है, ये कोई एटम है, क्या है एक्स है, तो ये जो ऊपर लिखा होता है इसको हम क्या कहते हैं, मास नंबर। ठीक है, मान लीजिए कोई एटम एक्स है, जो ऊपर लिखा होता है वो क्या है, उसका मास नंबर, और जो नीचे लिखा होता है जिसको कहते हैं एटॉमिक नंबर, ये होता है जेड से एक्चुअली। अब देखो जो एटॉमिक नंबर होता है ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ओके, जितना न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। और जो ए होता है ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन मिलके क्या बनाते हैं, आपका एटॉमिक मास। ओके, अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है। और एक बात बता दें, फॉर न्यूट्रल स्पीसीज के लिए जो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, ओके, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उस एलिमेंट पे, और अगर प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके चलिए अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन के बारे में। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर्ड किया था, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर्ड किया था जे थॉमसन ने, और उसका नाम दिया था क्या, कैथोड रेज। ओके, और इसका नाम इलेक्ट्रॉन किसने बताया था, स्टोनी ने बताया था। ठीक है, इसका जो चार्ज होता है, नेगेटिव का चार्ज होता है, कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है इसका। ओके, अगर बात करें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, जो इसका मास होता है वो 9.11 इंटू 10⁻31 kg होता है। ठीक है, सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल यही है। ओके, समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद आता है आपका क्या, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को किसने खोजा था, प्रोटॉन को खोजा था किसने, रदरफोर्ड साहब ने। ठीक है, और इन्होंने बोला था एनोड रे। ठीक है, वो कैथोड रे थी, ये एनोड रे थी। इसका जो चार्ज है सेम होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के, बट पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, सेम होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, पर ये पॉजिटिव होता है। बात करेंगे इसकी मास की, तो वो कितना होता है 1.00072776। ठीक है, मास का कोई सिग्निफिकेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, वो आपको देखना है। ठीक है, अब देखो, अब आता है आपका क्या, E/m रेशियो। E/m क्या है, ये है आपका चार्ज, और m का मतलब है क्या, मास। ठीक है, तो अगर E/m रेशियो अगर प्रोटॉन का निकालें तो वो कितना आता है, 9.58 इंटू 10⁻⁻4 कूलम पर ग्राम। ठीक है, समझ में आ गया। और अगर हम E/m रेशियो निकालें तो वो सबसे ज़्यादा आपका किसके लिए होता है, हाइड्रोजन गैस। देखो बेटा, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है आपका 1/1837 ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर, ये होता है आपका क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब पूछते हैं E/e रेशियो इलेक्ट्रॉन के लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए, तो इसके लिए एक निमोनिक है, वो है ईट पर अब नाच। ईटा पर नाच आपने पढ़ा होगा, तो किसने डिस्कवर्ड किया था, इसको याद रखो आप, ईट पर अब नाच। ई है फॉर इलेक्ट्रॉन, पी फॉर होता है आपका प्रोटॉन, अब का मतलब अल्फा, और ये है आपका न्यूट्रॉन।
ये बेटा जो ऑर्डर है ये आपका किसका है, E/m का ऑर्डर है, ठीक है, E/m रेशियो का ये ऑर्डर है। और ये आपसे पूछा जाता है जो प्रोटॉन और अल्फा इसका EM रेशियो कितना होता है, 2:1 पाया जाता है, ठीक है। तो इतनी बात आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को किसने खोजा था, चैडविक साहब ने इसको खोजा था। कब खोजा था, 1932 में। और न्यूट्रॉन खोजा कैसे गया था, देखो क्या था कि बेरिलियम पे जब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की गई तो क्या मिला, हमें न्यूट्रॉन मिला, ठीक है। और इसका अगर मास की बात करें तो इसका मास कितना है, 1.675 इंटू 10⁻⁻24। और ये हो गया, ये सॉरी क्या है, आपको पता है जो न्यूट्रॉन होता है ये न्यूट्रल पार्टिकल होगा, ये न्यूट्रल पार्टिकल होता है, ओके। इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव और उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और इसका मास कितना है वो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। बात करेंगे ऑर्डर ऑफ EM रेशियो की, तो अभी बताया बेटा सबसे क्या है, इलेक्ट्रॉन का सबसे ज़्यादा था, अभी आपसे डिस्कस करा। उसके बाद किसका था, प्रोटॉन का, देन उसके बाद अल्फा का, उसके बाद न्यूट्रॉन का। ये हमने अभी आपसे डिस्कस कर लिया, ओके। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं मॉडल रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें आपका रदरफोर्ड मॉडल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो आपका वो है क्योंकि कैलकुलेशन सारी उसी से होनी है। कुछ रदरफोर्ड के भी कुछ एक्सपेरिमेंट थे जो उन्होंने क्या किया था, जो आपने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई थी उस पे बेस्ड एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो क्या है, ये बेस्ड होता है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इसको कहते हैं। और रदरफोर्ड ने क्या किया था आपको पता होगा, ये न्यूक्लियस था, उसके बाद इन्होंने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल को पास किया था, तो मोस्टली अल्फा पार्टिकल ऐसे निकल गए थे, कुछ जो थे वो रिटर्न हो गए थे, और कुछ ऐसे सीधे चले गए थे, कुछ ऐसे चले गए थे, ठीक है। तो इससे उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया था कि जो मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम है वो क्या होता है, खाली, ठीक है। और जो एटम क्या होता है, एटम क्या करता है, हाईली डेंस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर्ड, हाईली डेंस पॉजिटिवली चार्ज एक सेंटर कंटेन करता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और इसका ऑर्डर कितना होता है, मतलब अगर हम बात करें रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की तो वो 10⁻⁻13 सेंटीमीटर के ऑर्डर में होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें एटम के मास की तो वो इंटायरली किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है। मतलब मास ऑफ जो दो एटम है वो इंटायरली टोटल डिपेंड करता है किस पे, आपके न्यूक्लियस पे, ठीक है। और न्यूक्लियस के अराउंड ही क्या करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन क्यों न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो न्यूक्लियस क्या होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये क्या करता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है इलेक्ट्रॉन पे, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होता है आपका किससे, आपके न्यूक्लियस से। तो ये आपका ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये कुछ पॉस्टुलेट थे फॉर रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। अब आता है इस मॉडल के ड्रॉबैक क्या है, ठीक है। तो इस मॉडल का ड्रॉबैक ये था कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो अगर हम ये कहें अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी कि जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, इस पे फोर्स लग रहा है तो ये जाहिर सी बात है एक्सेलरेट होगा, तो ये क्या करता है, वेव जनरेट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट करेगा, ठीक है। और जब जैसे ही जनरेट करेगा तो इसकी एनर्जी लूज होगी, और जब लूज होगी तो ये क्या होगा, न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा, ठीक है। तो ये इसका ड्रॉबैक था। इसके अलावा इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट न्यूक्लियस के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, ठीक है। तो ये था रदरफोर्ड का क्या पॉस्टुलेट, जो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ओके। अब आता है बेटा कुछ कैलकुलेशन रिलेटेड टू रदरफोर्ड। अब हम बात करेंगे कुछ रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड न्यूक्लियस के पॉइंट, ठीक है। जैसे आता है कि अगर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हमें बताना हो तो उसका क्या फार्मूला होता है, वो होता है R0 a⁻⁴, ठीक है। यहाँ R0 क्या है, R0 की वैल्यू होती है 1.33 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, ठीक है। और ए क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट एलिमेंट, ओके। ये हो गया आपका क्या, इससे हम क्या करेंगे, न्यूक्लियस आता है। अब आता है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी आती है, किस टर्म्स में आती है। तो डेंसिटी ऑफ जो न्यूक्लियस होती है वो आपकी ये बेटा दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहली चीज़ तो ये है कि ये इंडिपेंडेंट होती है टू एटॉमिक मास। एटॉमिक मास पे डेंसिटी आपकी डिपेंड नहीं करती है। और ये रेंज कितना होता है, मतलब ये होती है लगभग 10⁻12 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी होती है किसकी, न्यूक्लियस की। ठीक है, तो समझ में आया। तो ये कुछ कैलकुलेशन है इससे रिलेटेड जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब आता है आपका बेटा नेक्स्ट पॉइंट कि डिफरेंट टाइम के जो एटॉमिक स्पीसीज हैं, जैसे हो गया आपका क्या, आइसोटोप। ठीक है, आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप वो स्पीसीज ऑफ पेयर हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो पर इनका जो एटॉमिक मास हो वो अलग अलग हो। क्या हो, एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास डिफरेंट। जैसे ये क्या है, प्रोटॉन और ड्यूटेरियम। ये देखो ये क्या है, दोनों प्यूट्रॉन और ड्यूट्रॉन क्या हैं, ये दोनों आपके क्या है, आइसोटोप हैं। आइसोबार में क्या होगा, आइसोबार में बेटा एटॉमिक मास क्या होगा, सेम एटॉमिक मास होगा यहाँ पे। ठीक है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मास क्या होगा, सेम होगा और एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा, उसको हम कहते हैं क्या, आइसोबार। जैसे देखो ये क्या है, एटॉमिक मास सेम है पर एटॉमिक नंबर देखो अलग अलग है, तो ये हो गया आपका आइसोबार। आइसोटोन किसको कहते हैं, जिनके पास क्या हो, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो, उनको हम आइसोटोन कहते हैं। जैसे ये हो गया, देखो इसके पास न्यूट्रॉन निकालोगे तो कितना होगा, ये हो गया ए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, ए माइनस जेड कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। ये हो गया 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 2। यहाँ पे भी ए माइनस जेड, ये कितना हो गया 4 माइनस 2, ये 2। तो दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या सेम है, इसी वजह से इसको हम क्या कहेंगे, आइसोटोन। ओके, नेक्स्ट आता है आपका आइसोडायाफर। आइसोडायाफर क्या होता है कि ऐसे स्पीसीज जो सेम आइसोटोपिक नंबर के हों उनको हम क्या कहते हैं, आइसोडायाफर कहते हैं। ठीक है, और आइसोटोपिक नंबर क्या होता है, ये होता है मास नंबर -2 इंटू एटॉमिक नंबर। ठीक है, ऐसा करोगे तो आपको जो वैल्यू आएगी उसी को हम क्या कहते हैं, आइसोटोपिक नंबर। ठीक है, जैसे यहाँ देख लो मास नंबर कितना है 39, और क्या करोगे 2 इंटू एटॉमिक नंबर करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 38, तो कितना आया 1। यहाँ कितना हो जाएगा 19 है, ये 9 2 जा 18, तो ये भी 1। तो क्या सेम आइसोटोपिक नंबर आया, और जब सेम आइसोटोपिक नंबर है तो क्या है, आइसोडायाफर है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्या होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। जैसे अगर यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालें तो मान लो कोई चार्ज स्पीसीज है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उसके लिए तरीका क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर, क्या होगा, एटॉमिक नंबर माइनस या फिर प्लस चार्ज। अब ये माइनस प्लस चार्ज का क्या मतलब है, देखो अगर बेटा वो क्या होगा, कैटायन होगा, तो उस केस में क्या करोगे आप, कैटायन के केस में निगेटिव वैल्यू रखोगे, और अगर वो एनायन होगा तो उस केस में क्या करोगे आप, वैल्यू कितना रखोगे, पॉजिटिव। मतलब जो चार्ज की वैल्यू आएगी अगर वो कैटायन है तो उतना घटा देंगे, और अगर चार्ज की वैल्यू अगर वो एनायन है मतलब उस केस में जोड़ देंगे। जैसे सोडियम, क्या ये कैटायन है, Z की वैल्यू इसकी कितनी है 11, और ये +1 का है तो ये घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10। बात करेंगे मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम पे कितना है +2 का चार्ज है तो ये 12 है, 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा 10। तो देखो क्या दोनों सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये हो गया आइसो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बात करते हैं आइसो एस्टर। ठीक है, तो आइसो एस्टर क्या होते हैं, इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, साथ में साथ सेम नंबर ऑफ एटम भी पाए जाएंगे। मतलब एटम की भी संख्या सेम होगी और इलेक्ट्रॉन की भी संख्या सेम होगी। जैसे नाइट्रोजन में कितना हो जाएगा 7 दूना 14 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ देखो कितना, कार्बन का 8 और ये 6, टोटल कितना हो गया, सॉरी कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8, टोटल कितना हो गया 14। तो दोनों में 14 हो गया, 2 एटम इसके पास भी है, 2 एटम इसके पास भी है, तो ये क्या हो गया आपका आइसो एस्टर। ओके,
नेक्स्ट आता है आपका क्या, नेक्स्ट आता है कि वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है अगर मान लो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो रहा है। तो उसके लिए बेटा होता है वेलोसिटी इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा। न्यू क्या है यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी है, v क्या है वेलोसिटी है, और लेमडा क्या है आपका वेवलेंथ है। ये फार्मूला आपको फिजिक्स में भी मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा पार्टिकल नेचर और वेव नेचर के लिए दो चीज़ें दी गई थी, एक था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये दोनों चीज़ें आपको फिजिक्स में डिटेल पढ़ाते हैं, वहाँ पे आप पढ़ लेना। यहाँ पे बस बेटा मैं इसका नाम मेंशन कर दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ों क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री में नहीं आते हैं, केवल फिजिक्स में आते हैं। ओके, अब बात करेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या फिर हम इसको कहते हैं प्लांक क्वांटम थियरी, ठीक है। मैं आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन मतलब जो एटम है उनको क्या था, वेव नेचर भी बताया गया था और पार्टिकल नेचर। तो वेव नेचर कौन बताता है आपका, वेव नेचर बताएगा, अभी हमने बात किया था कौन सा, अभी हमने पीछे डिस्कस करा था बेटा इसके पीछे वाली स्लाइड में कि जो आपका जो इलेक्ट्रॉन के वेव होते हैं उसके पास पार्टिकल नेचर भी, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसका पार्टिकल नेचर भी होता है। और कौन सा नेचर होता है, फिर से डिस्कस करेंगे, पार्टिकल नेचर साथ में साथ वेव नेचर। प्लांक क्वांटम थियरी ये पार्टिकल नेचर बताती है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। और ये पार्टिकल नेचर है, ये फार्मूला आपने पढ़ा ही होगा बेटा। अगर लेमडा को हम एंगस्ट्रॉम में लगते हैं तो ई की वैल्यू हम लिखते हैं 12400 अपान लेमडा, लेकिन ये लेमडा किस में होगा, एंगस्ट्रॉम में, और जो एनर्जी आएगी वो किस में आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो ये होता है बेटा आपका किसके लिए, एक मोल इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर मतलब एक मोल वेव उसके लिए अगर आपको क्या है n मोलों के लिए निकालना है तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे n से मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, अब नेक्स्ट आता है जो इम्पोर्टेंट है बोहर मॉडल, और यही आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बोहर मॉडल किसके लिए दिया गया था, तो बोहर ने दिया था इसके लिए फॉर मतलब यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, किसके लिए, यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए इन्होंने दिया था। ओके, तो जैसे यूनिक इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब, ठीक है। अब बोहर के कुछ पॉस्टुलेट हैं वो देख लो। जैसे पहला पॉस्टुलेट था कि इनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, एक फिक्स परमिसिबल ऑर्बिट में क्या करता है, रोटेट करता है, ना तो एनर्जी गेन करता है ना ही एनर्जी वो लूज करता है, ठीक है। और इस ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट। फिर से समझो, उन्होंने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या करता है, क्लॉकवाइज रोटेशन या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। और इसके ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ये ना तो इलेक्ट्रॉन मतलब एनर्जी लूज करता है ना ही एनर्जी गेन करता है, ठीक है। और दूसरी बात, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो उस ऑर्बिट में मूव करता है जिसका जो मोमेंटम हो वो क्या हो, क्वांटाइज हो। क्वांटाइज हो या तो इंटीगर मल्टीपल हो किसका, h/2π का, ठीक है। मतलब हम ये कहें कि जो इलेक्ट्रॉन उस रिंग में उस मतलब ऑर्बिट में इवॉल्व करेगा जिसका जो क्या हो, एंगुलर मोमेंटम, एम्बियर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, ये क्या हो, क्वांटाइज्ड हो या इंटीगर मल्टीपल h/2π, ठीक है। जहाँ m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r रेडियस ऑफ आर्टरी, और n क्या है, n है आपका, यहाँ पे हम बात कर लगे n ही को बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एक्चुअली यही क्या होता है आपका, नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, बोहर मॉडल के कुछ पोस्टुलेट, ठीक है। अब आता है इसका तीसरा पोस्टुलेट। तीसरा पोस्टुलेट है कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे जब जंप करता है, या फिर मान लो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल ये है, जैसे मान लेते हैं ये हो गया n = 1, n = 2, n = 3, ठीक है। मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, तो अगर ये लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ जाएगा तो ये क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ओके,
ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और ये जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आता है तो ये एनर्जी क्या करता है, एमिट करता है। इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी शो करता है और इमिशन स्पेक्ट्रम भी शो करता है, ठीक है। तो ये जो इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप होता है उसी को हम कहते हैं क्या, डेल्टा ई, और इसको डिनोट करते हैं hc बाई लेमडा। ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अगर हम बात करें मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ द एटम की, तो वो क्या होता है, ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं नॉर्मल स्टेट ऑफ द एटम, ओके। अगर बात करेंगे बोहर मॉडल में, तो इसके लिए हम बात करेंगे कुछ जो कैलकुलेशन है आप बोहर मॉडल की, कैलकुलेशंस ऑफ बोहर मॉडल, ठीक है। बोहर मॉडल की कुछ कैलकुलेशंस हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। जैसे क्या पूछा जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये होता है 2 × 1.6 × 10⁻6 Z/n, और Z क्या है यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर, और जो n है नंबर ऑफ ऑर्बिट। किस ऑर्बिट के लिए आपसे पूछ रहे हैं वो। अब हम बात करेंगे, अभी तो हमने बात करी थी किसके लिए, वेलोसिटी के लिए। अब बात करेंगे हम रेडियस ऑफ ऑर्बिट की। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट के लिए क्या होगा, ये होता है 0.53 × 10⁻⁻10 n²/z, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा मीटर में, अगर आप एंगस्ट्राम में लेंगे तो ये होगा 0.53 n²/z। मतलब जो रेडियस होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी n² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी z के। बेटा ये आपको याद करना है और इस पे बेस्ट क्वेश्चन आते ही आते हैं। एनर्जी की बात करेंगे तो देखो, एनर्जी आप जूल पर एटम में निकालोगे, किलो जूल पर मोल में, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, तो ये डिफरेंट एनर्जी है। अगर एनर्जी nth ऑर्बिटल की आपको निकालनी है तो उस केस में क्या होगा, ये होगा -2.178 × 10⁻⁻18 Z² अगर आपको निकालना है किलो जूल पर मोल में तो उस केस में क्या होगा, ये होगा -1312 Z²/n², और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये होगा आपको, ठीक है। अब आता है बेटा इन दोनों के, अगर दो ऑर्बिट दिए गए हैं उनका एनर्जी डिफरेंस निकालना हो तो क्या करोगे आप। तो एनर्जी डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, सीधा सीधा ये वैल्यू माइनस में नहीं रखोगे, ये वैल्यू आप प्लस में रखोगे, ठीक है। ये वैल्यू प्लस में होगी। अगर जूल पर एटम में निकालोगे तो ये, अगर आपको किस में निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मीटर में, तो क्या करोगे, यहाँ लिख दोगे 13.6, और सिम वही फार्मूला 1/n1² - 1/n2², ठीक है। और ये n1 होगा जहां से, मतलब n1 क्या होगा, ग्राउंड स्टेट वाला, मतलब जहां से वो शुरू करेगा और जहां जाएगा वही क्या होगा, मतलब जो लोअर वाला जो आपका ऑर्बिट होगा उसको n1 कहेंगे, और n2 हायर ऑर्बिट है। तो ये था आपका फार्मूला, ओके। इस पे बेस्ड बेटा क्वेश्चन आपका आ चुका है, और ये क्वेश्चन अभी मैं काफ़ी करा चुका हूँ, तो ये आप जाके वहाँ पे चैप्टर देखेंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा, जो प्रीवियस 10 ईयर्स आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला है, ठीक है।